नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एग्रीकल्चर के आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम हरी खाद फसलों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। हम इसके अंतर्गत तो दो प्रकार की फसलों का चयन करते हैं, जिसमें पहली जो फसल है वो हमने इसके अंतर्गत हम दलहनी प्रकार की जो फसलें हैं उसका हम चयन करते हैं। तो दलहनी फसलें जो होती हैं वो हरी खाद फसल के लिए लाभदायक होती है। इसका एक अलग ही महत्व है, क्योंकि ये फसल जो है वो कम समय के अंदर तैयार हो जाती है। इनका जो जीवन काल है, जो जीवन काल क्या होता है, कुछ ही माह का होता है, यानी 2 से 3 माह के अंदर ये फसल क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। लेकिन हम इसकी बात करें, एक तो ये पौधा जो होता है शाक स्वभाव का होता है, शाक स्वभाव का होता है यानी छोटा होता है। इसकी जो टहनियाँ हैं, टहनियाँ और जो शाखाएं हैं, ठीक है ना, टहनियाँ, पत्तियाँ और शाखाएं जो हैं वो क्या होती हैं, इसके अंदर कोमल होती हैं। ठीक है, पत्तियों की संख्या अधिक होती है, पत्तियाँ कोमल होती हैं और टहनियाँ जो हैं वो इसके अंदर पाई जाती हैं, अधिक ब्रांचेस होती हैं और ये शाक स्वभाव का पौधा होता है। जीवन काल जो है इसका कम होता है। और हम इसकी बात करते हैं तो इसकी जड़ें जो हैं, इनकी जड़ें जो जिसके अंदर क्या पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है ना, जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन ग्रंथियों के अंदर जो है एक सहजीवी जीवाणु पाया जाता है। सहजीवी जीवाणु जिसे हम राइजोबियम कहते हैं, ये पाया जाता है और ये वातावरण की जो नाइट्रोजन जो गैस है, ठीक है ना, उस नाइट्रोजन गैस को क्या करता है, ये स्थिर करने का काम करता है, यानी कि नाइट्रोजन को उसके यौगिकों के अंदर बदलने का काम करता है। और इनकी जो जड़ें हैं वो गहरी होती हैं, गहराई में जाती हैं और जब इन जड़ों को, पौधे को जड़ों समेत जब उखाड़ा जाता है तो काफ़ी गहराई तक क्या हो जाती है, इनकी मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। तो गहरी होती है, जड़ क्षेत्र इनका गहरा होता है और इनको उगाने से फ़ायदा ये होता है कि ये कुछ ही माह के अंदर क्या करती है, जो है वो तैयार हो जाती है। इनकी कायिक जो प्रावस्था है वो 2 माह के अंदर 2 माह के भीतर क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, 2 माह के भीतर। और जैसे ही पुष्पन शुरू होता है, हम इस पुष्पन शुरू होता है उस समय हम क्या करते हैं, इस दलहनी फसल को क्या करते हैं, पाटा फेर कर क्या कर देते हैं, इसको गिरा देते हैं। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, मिट्टी पलटने वाले हल से हम इसको क्या कर देते हैं, गहरी जुताई करके इसको दबा देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो दलहनी फसल है, ये दलहनी फसल जो है हरी खाद फसलों को निर्मित करने के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि इनका जो पौधा होता है वो छोटा ही होता है और खेत के अंदर हम जिस वांछित खेत के अंदर हम पोषक तत्वों की आपूर्ति करना चाहते हैं, उस भूमि की हम उर्वरा शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, भूमि को उपजाऊ बनाना चाहते हैं, तो उस जगह पर इसको हम लगाते हैं। और ये कम उपजाऊ भूमि में भी क्या हो जाती है, कम उपजाऊ जो भूमि है उसके अंदर भी क्या हो जाती है, ये आसानी से उग जाती है। और अगर अपन इसकी बात करें कि दलहनी फसलें जो हैं उसके द्वारा मृदा के अंदर पोषक तत्वों की और कार्बनिक पदार्थों की जो मात्रा है वो आसानी से इनको प्राप्त हो जाती है। और ये फसल जो है आगामी फसल के लिए, जो कि अगर मान लो हम इसको खरीफ के मौसम में बोते हैं तो आगामी फसल जो रबी के मौसम में बोई जाती है तो उनके बीच में एक उपयुक्त अंतराल रखा जाता है। 1 से 2 माह के अंतराल के अंदर हम क्या कर देते हैं, ये फसल जो है जो भूमि में दबाई गई है वो हरी खाद के अंदर बदल जाती है। तब आगामी फसल बोई जाती है तो उसके लिए पोषक पदार्थ जो है, जीवाश्म पदार्थ जो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी जो है वो अदलहनी फसल की बात करते हैं। तो अदलहनी फसल के अंतर्गत ऐसी फसलों को रखा गया है जिनके अंतर्गत, जिनमें शाखाएं ज़्यादा निकलती हैं, टहनियाँ इनकी कोमल होती हैं, वृक्ष हैं,
झाड़ियां हैं और जिनको हम वांछित स्थान पर जहां पर हमें हरी खाद उपलब्ध करानी है उसके दूर आसपास के क्षेत्रों में या किसी अन्य खेत के अंदर हम क्या करते हैं, इनको उगा देते हैं। जैसे हम सदाबहार की बात करें, सदाबहार है, ठीक है ना, सूबबूल है, ठीक है, करंज है, ठीक है ना, तो ऐसे पौधों को हम क्या करते हैं, उगा देते हैं। और दलहनी के अंतर्गत हम जैसे मूंग है, मोठ है, ग्वार है, उड़द है, सनई है, ढेंचा है, तो ये फसलें हम बोते हैं। और ये फसलें क्या करती है, लगभग 50 से लेकर के 50 से 75 किलोग्राम तक क्या करती है, नाइट्रोजन उपलब्ध करा देती है। और लगभग अगर अपन इसकी बात करें तो इनसे हरा चारा भी प्राप्त हो जाता है साथ ही साथ। और हम हरे पदार्थ की बात करें 280 क्विंटल तक इसका अंदर जो है सनई के अंदर हम प्राप्त कर लेते हैं हरे पदार्थ को। और अदलहनी फसलें जो हैं वो भी खरी खाद फसल बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। और यहाँ पर जो अदलहनी फसल और दलहनी फसल दोनों का हम सही तरीके से इस्तेमाल करें और सही तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जब हम इसकी बुआई करते हैं, भूमि की तैयारी से लेकर के उस फसल की पलटाई तक का हम ध्यान रखें, तो प्रत्येक चरण के अंदर हमको हर बात का ध्यान रखना होता है। कितना हमको खाद उर्वरक देना है, जलवायु और मृदा वहाँ की कैसी है, खेत की तैयारी हमको कैसे करनी है। तो ये सब कुछ जो श्रेणीबद्ध तरीके से जो कार्य किया जाता है, तभी हमें चल कर के आगे आने वाले समय में हमें आगामी फसल जब हम उस खेत के अंदर बोएंगे तो उसको हमको वांछित लाभ मिल सकता है। और ये खाद जो है वो जैविक दृष्टि से देखा जाए तो जैविक खेती के लिए बहुत ही फायदेमंद और लाभदायक होती है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं हरी खाद प्रयोग की तकनीकी, है ना, तो किस प्रकार से हम इन खादों को तैयार करते हैं और तैयार करने के लिए जो है हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हरी खाद प्रयोग की तकनीकी, कि इस खाद का प्रयोग करने के लिए हम दलहनी और अदलहनी दोनों प्रकार के जो पादपों को हम क्या करते हैं, उनकी बुआई करते हैं। और जब वो पादप अपनी कायिक प्रावस्था प्राप्त कर लेते हैं और पूरी तरह से उनकी शाखाएं जो हैं वो बहुत सारी निकल आती हैं, पत्तियां बहुत सारी निकल आती हैं, ऐसे में हम क्या करते हैं, उस खेत के अंदर और उस उपयुक्त उस वांछित स्थान के अंदर हम क्या करते हैं, जो पाटा फेर करके इन पौधों को नीचे गिरा देते हैं। और उसके बाद में मिट्टी पलटने वाले हल के द्वारा इनको मृदा में दबा दिया जाता है। और 1 से 2 माह के भीतर का जो अंतराल है उसके अंतर्गत ये खाद बन करके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे जलवायु की, है ना। तो हरी खाद की फसल की भी हमको बुआई करनी पड़ती है। जैसे बहुत सारी फसलें हैं, अलग अलग फसल का बुआई का समय होता है, उनको रबी के मौसम में बोया जाता है, खरीफ के मौसम में बोया जाता है या जायद के मौसम में बोया जाता है। तो किसी भी फसल को उसकी बुआई से लेकर के उसके परिपक्वन तक हमें विभिन्न चरणों में से होकर के गुजरना पड़ता है। तो हमारे पास में पहले से ही उस फसल की बुआई को लेकर के सारी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। उस फसल को किस प्रकार से बोया जाएगा, उसका रख रखाव कैसे किया जाएगा, उसकी देखभाल कैसे की जाएगी, कीटनाशी दवाओं का छिड़काव कब करना है, रोगनाशी दवाओं का छिड़काव कब करना है, मृदा की उर्वरता को बनाए रखना, ये सारी बातों को, यानी कि पूरी तरह से जब तक हम इन चरणों को हम फॉलो नहीं करते हैं, जब तक अपनाते नहीं है, तब तक ये फसल हमें फायदा नहीं पहुंचा सकती। इसलिए हम सबसे पहले बात करते हैं जलवायु और मृदा की, है ना। तो जो जलवायु की बात करें तो यहाँ पर हम अगर हम खरीफ के मौसम के अंदर अगर हम इन फसल को बोते हैं तो हम क्या करते हैं, खरीफ के मौसम के अंदर जो है हम गर्म और नम जलवायु की हमको आवश्यकता पड़ती है। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर
रबी के मौसम की बात करें तो रबी के मौसम के अंदर जो है वो हमें ठंडा और जो है शुष्क जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। तो रबी का मौसम है और खरीफ का मौसम है, तो जलवायु के अंदर क्या आता है, वेरिएशन आता है। जैसे जैसे मौसम बदलते जाते हैं उसी प्रकार से अगर अपन जायद के मौसम की बात करें तो उसके अंदर भी हमको देखना है कि जैसे मूंग को हम बो सकते हैं जायद के मौसम में, खरीफ के मौसम बो सकते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम आगामी फसल और जो हरी खाद फसल है उसके बीच का हमको अंतराल बनाना। यानी राजस्थान के अगर परिवेश की अगर हम बात करें तो राजस्थान में हरी खाद फसल की जो बुआई है वो वर्षा के प्रारंभ में ही कर दी जाती है और वो खरीफ के मौसम के अंदर जो गर्म और नम जलवायु जो होता है उस जलवायु के अंदर ये फसल क्या करती है, बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करती है, वृद्धि करती है, शीघ्र बढ़वार इसके अंदर होती है। इनके अंदर पत्तियां और शाखाएं निकल जाती हैं, इनकी पत्तियां और शाखाएं जो है वो कोमल भाग इसके अंदर हो जाते हैं। जैसे ही पुष्पन प्रारंभ होता है उसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम पाटा फेर करके मिट्टी पलटने वाले हल से दबा देते हैं। और जो हम बात करते हैं यहाँ पर जब इसको मिट्टी में दबाया जाता है तो हम ऐसी जगह की बात करें जहाँ पर गर्म और नम जलवायु हो तो वहाँ पे वार्षिक वर्षा जो है 50 से 60 सेंटीमीटर से अधिक की जो वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी खेती करते हैं। और जो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान है, ये तापमान जो है उस हरी खाद फसल के अंदर जो उपस्थित कार्बनिक पदार्थ जो है उसके विच्छेदन के लिए, जीवांश पदार्थ के विच्छेदन के लिए उपयोगी है। क्योंकि सूक्ष्म जीव जो है जो मृदा के अंदर पाए जाते वो इन्हीं पदार्थों को विच्छेदित करके क्या कर देते हैं, उसको खाद के अंदर बदल देते हैं। तो हमें तापमान का भी ध्यान रखना है, जलवायु कौन सी प्रकार की है और वहाँ पर वर्षा किस प्रकार की होती है। अगर सिंचित क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर हमको सिंचाई जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अगर जहाँ पर हमें सिंचाई जल उपलब्ध नहीं होता है ऐसे क्षेत्र के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे राजस्थान के क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर वर्षा प्रारंभ के समय ही हम क्या कर देते हैं, इसकी खेती शुरू कर देते हैं, इसकी बुआई कर देते हैं ताकि आगामी समय तक जब भी वर्षा होगी तो ये फसल जो है बढ़ करके 2 माह के अंदर क्या हो जाएगी, बढ़ करके तैयार हो जाएगी, उसकी कायिक प्रावस्था पूरी हो जाएगी और जननिक प्रावस्था जैसे ही शुरू होगी हम इसको खरी खाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं रबी के खेत की तैयारी की। तो दूसरा जो पॉइंट अपने यहाँ पर देखते हैं कि जब हम हरी खाद फसल को हम जलवायु का हमने आकलन कर लिया, मृदा वहाँ कैसी होनी चाहिए। मृदा के अगर बारे में बात करें तो बलुई जो दोमट है, हल्की बलुई दोमट से जो मृदा है, हल्की बलुई दोमट से लेकर जो लवणीय, ठीक है ना, लवणीय मृदा जो है और कम उपजाऊ, लवणीय व कम उपजाऊ जो मिट्टी है उस मृदा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं हल्की बलुई दोमट से लेकर। क्योंकि इसमें आसानी से क्या होता है कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं जो मृदा के, उसका गठन, उसका संरचना वो इस फसल के अनुरूप होता है, जिसकी जड़ें आसानी से क्या होती है, आसानी से फैल सकती है जड़ क्षेत्र के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि मृदा अगर भारी होगी तो हमें उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि कम गहरी जुताई करनी पड़ेगी। और अगर हल्की बलुई जो है उसके लिए ज़्यादा गहराई तक हम क्या करते हैं, मिट्टी पलटने वाले हल से उसको पलट करके उसको मृदा में दबा देते हैं। तो दूसरा हमको क्या करना है, खेत की तैयारी करना है। तो खेत की तैयारी के लिए हम पहले से ही ये चीज़ों को निर्धारित कर सकते हैं कि हमें जो मूंग की, मोट की या उड़द की जो भी फसल बोनी है, सनई है, ढैंचा है, ग्वार है, इनको बोने के लिए हम क्या करें, मृदा को हम आगामी फसल जो बोई जाएगी उसके अनुसार हम क्या करें, इसकी बुआई कर दें। क्योंकि हमें पहले से ही
दोनों फसलों के बीच में अंतराल रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी खाद जब तक तैयार नहीं होगी तब तक हम आगामी फसल को बो नहीं सकते। इसलिए हम ऐसा समय निर्धारित करते हैं जिसके अंतर्गत मृदा के अंदर हम क्या करते हैं, मृदा के जो जिस खेत के अंदर हमको हरी खाद फसल को बोना है उस जगह पर हम क्या करते हैं, उसको तैयार करने के लिए 2 से 3 बार गहरी जुताई करते हैं और उसके अंदर बुआई कर देते हैं, मिट्टी को भुरभुरा बना देते हैं पाटा फेर के और उसकी नमी को उड़ने से बचाते हैं। तो यहाँ पर हम खेत की तैयारी करके उसमें से जो पुराने पेड़ पौधों की जो झाड़ियाँ हैं या सूड़ करके अपन क्या करते हैं, उस खेत को खेती के लायक, बोने के लायक हम उसको बना देते हैं। तो ये हमको करना होता है यहाँ पे। और तीसरा हम बात करें अपन तो बीज की बुआई करना, यानी हम यहाँ पर दलहनी पादप काम में ले रहे हैं। तो बीज की बुआई के लिए अगर हम कौन सी फसल काम में ले रहे हैं, प्रत्येक फसल के लिए बीज की जो क्वांटिटी है वो अलग अलग निर्धारित की गई है और वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम बात करते हैं मूंग और उड़द की, तो मूंग और उड़द की हम बात करते हैं। अगर मूंग और उड़द हमको बोना है तो उसके लिए हम क्या करें कि 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज का इस्तेमाल करते हैं। जबकि हम ग्वार की अगर अपन बात करें, ग्वार की अगर हम बुआई करनी है तो ये भी लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है, तो इसकी मात्रा जो है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो इसकी बुआई कर देते हैं। तो बीजों की बुआई के लिए हमको इतने बीज पर्याप्त हैं और इन पर्याप्त बीजों की जब बुआई कर दी जाती है उसके उपरांत हम क्या करते हैं, इसके अंदर खाद और उर्वरक की हम बात करें तो जब हम मृदा के अंदर खाद और उर्वरक देखते हैं, क्योंकि ये कम उपजाऊ भूमि के अंदर आसानी से उग जाती है और जो भी हमें यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात देखें तो दलहनी पादपों के अंदर ये विशिष्टता है कि उसकी जड़ों के अंदर, गांठों के अंदर राइजोबियम जो जीवाणु है सहजीवी, वो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। तो हमें यहाँ पर नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 20 किलोग्राम ही हमको देनी पड़ती है। नाइट्रोजन की 20 किलोग्राम तो प्रति हेक्टेयर जो मात्रा है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं खेत के अंदर। और फॉस्फोरस की अगर अपन बात करें तो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जो मात्रा है वो हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो खाद और उर्वरक दे करके हम क्या करते हैं, उस जगह पर उनको कायिक प्रावस्था को पूर्ण करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फिर हम सिंचाई की बात करते हैं तो राजस्थान के परिवेश के हिसाब से देखा जाए, जब हरी खाद फसल हम बोते हैं तो जहाँ पर सिंचाई का जल मौजूद नहीं होता है, सिंचाई युक्त पानी नहीं पाया जाता है सिंचाई के लिए, तो जल संसाधनों के अभाव में हम वर्षा के प्रारंभ में ही फसलों को बो देते हैं। लेकिन जो सिंचित क्षेत्र है वहाँ पर हम सिंचाई करते रहते हैं। तो जल की मांग के अनुसार हम क्या करते हैं, इसके अंदर सिंचाई करते हैं। फिर इसके बाद में अपन आते हैं फसल को खेत में पलटना, यानी कि हमें ये जांच लेना चाहिए, पहले से निर्धारित कर लेना चाहिए कि अब वो समय आ गया है कि अब हमारी जो फसल जो हमने हरी खाद को तैयार करने के उद्देश्य से बोई है तो उसकी कायिक प्रावस्था पूरी हो चुकी है और पुष्पन शुरू हो गया है, तब हमें समझ जाना चाहिए कि अब फसल को हमको दबाने का समय आ गया है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जहाँ पर मिट्टी कैसी होती है, हल्की बलुई मिट्टी होती है, उस हल्की बलुई मिट्टी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, उसको गहरी जुताई करके दबा दिया जाता है। जबकि भारी मृदाओं की अगर अपन बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं कि इसको कम गहराई तक मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके उसको दबा दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं हरी खाद अपघटन की। तो हरी खाद का अपघटन करने के लिए उपयुक्त जो तापमान है वो मृदा के अंदर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जब मृदा के अंदर जो भी जीवाणु है, सूक्ष्म जीवाणु, वो क्या करते हैं कि पत्तियों के अंदर मौजूद जो भी कार्बनिक पदार्थ है, जीवांश पदार्थ है, उसका विच्छेदन कर देते हैं और उसको मृदा में मिला देते हैं। और यहाँ पर हरी खाद के अंतर्गत जो है उसके हरेपन का किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होता, क्योंकि मिट्टी में दबी हुई पत्तियाँ जो है वो हरी बनी रहती हैं और हरी खाद
पलटाई एवं उसके आगामी फसल के अंतराल की अगर अपन बात करें तो इसमें जो है 1 से 2 माह का हमको अंतराल रखना पड़ता है, यानी कि खरीफ से लेकर के रबी की फसल के बुआई के बीच में हमें 1 से 2 माह का अंतराल रखना पड़ता है, ताकि इस समय के दौरान ये खाद बन करके तैयार हो जाए। और इसके बाद में हम जैव उर्वरकों के बारे में अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। धन्यवाद।